ये जो पुराने केसों को 3 महीने में डिसीजन देने का कहा है, तो पुराने केसों को 3 महीने में डिसीजन, 90 दिन का टाइम है, 90 पेशियाँ हो सकती है। और यदि 90 पेशियाँ यदि 20 साल में करेंगे तो 20 साल में निर्णय होगा, 90 पेशियाँ यदि 90 दिन में करेंगे तो जो भी निर्णय तो अच्छा होगा। अब मेरे अभी 2018 में मुझ पे शासकीय कार्य में बाधा का प्रकरण हुआ और 2023 में उसमें सचिव ने पहले जो आरोपी मतलब आरोप लगाने वाला 23 में बयान देने आया, तो अब 2018 से 2023 तक के क्या किया? कुछ भी नहीं हुआ। तो ऐसे पेंडिंग बेकार की पेंडेंसी करके फायदा क्या? मैं तारीख पे तारीख जा रहा हूँ और उधर से शासन का जो अधिकारी है वो आ नहीं रहा है। तो ये तो गैरवाजिब है। मेरा वकील भी नहीं फोर्स कर रहा है कि वो आए और बयान दे। तो वकील की पेंडेंसी भी है कि वो तारीख पे तारीख देना चाह रहे हैं। ठीक है, ये बर्डन जज पर है कि 3 महीने में डिसाइड करना है, तो वकील को क्या तकलीफ है? वकील को क्या तकलीफ आ गई? वकील ने क्यों? जज यदि स्ट्राइक करते हैं इस बात पर तो समझ में आती है। वकीलों को तो नहीं कहा कि आपको 3 महीने में ये फलाना फलाना काम करना है। फिर वकीलों ने स्ट्राइक करके और क्या रीजन दिया है स्ट्राइक करने का? कोई लिखित स्ट्राइक करने का कोई बेसिक रीजन भी नहीं बताया हुआ है कि क्या रीजनों से, इन रीजनों से कारण से हमने स्ट्राइक कर दी। और 10% की जो बात आती है कि 10% वकीलों के पास सबसे ज्यादा केस है। हाँ, तो पांडवों की सेना में कम संख्या थी, कौरवों की संख्या में ज्यादा थी। तो स्वाभाविक है वो 10% के पास में जो गुनाहगार लोग जो होते हैं वो 10% के पास ज्यादा जाता है, क्योंकि वो बचा लेते हैं उनको। तो उनके पास भीड़ ज्यादा होती है, भीड़ बुराई के साथ ज्यादा होती है। ये बात सत्य है, इसलिए भी हो सकता है। सभी बुरे हैं ऐसा नहीं कह सकते। चलिए हाँ, चलिए, लेकिन ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हरीश सोलंकी जी, आपका ओपिनियन हमने यहाँ पे सुन लिया और आपने जो भी अपनी बात रखी है, आपकी बात ठीक है अथवा गलत है वो तो उसके हम निष्कर्ष पे नहीं जाएंगे, लेकिन आपका कंसर्न बिल्कुल जो भी है आपका स्वयं का अनुभव है। होना चाहिए, 3 महीने में डिसाइड होना चाहिए। अब आगे हम बढ़ेंगे और देवेंद्र अग्रवाल जी हैं और वो कुछ बोलना चाह रहे हैं। देवेंद्र जी बताइए। मैं आप लोगों का ध्यान इस तरफ पे खींचना चाहता हूँ कि जो कोर्ट्स है, जैसे मैं अपने खुद के मामले बताऊं, मैंने 2 कोर्ट में इन पर्सन खुद प्रेजेंस कर रहा हूँ और अभी जो है मैं इन पर्सन जो है अपना मेरे ऊपर जो आपराधिक मामला कायम किया गया था उस मामले पे मैं कर रहा हूँ। तो इसमें मैं अपने बातों को जो मैं देखा उस बातों को रखते हुए मैं आप लोगों के सामने बात रखना चाहता हूँ, मेरे साथियों के लिए बहुत जरूरी है। जैसे कि आज हम थाने में हमारे लिए कोई एफआईआर लिखाता है तो 169 पे खारिजी हो सकती है, लेकिन पुलिस खारिजी नहीं करती है, रिपोर्ट्स फिर भी बनाएगी, बोलती है कि हम अपना खारिजी इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि उसमें हमारे को जवाब देना मुश्किल हो जाता है। वो जान गई, समझ गई, जब हमने तथ्यों को रखा, सबूतों को रखा, तो उसके बाद उन्होंने खारिजी करने से साफ मना कर दिया। उसके बावजूद जब मैंने उसका खंडन किया, मैंने उसका विरोध किया, तो पहले मेरे ऊपर 3 जो है जमानतीय धाराएं थी, उसके बाद 2 और अजमानतीय धाराएं डीपीओ ने लगा दी। फिर जब मैं कोर्ट पहुंचा, वकीलों के उसमें चक्कर में गया, तो वकील लोग जो है मेरे को अलग अलग ज्ञान देने लग गए। जब मैंने खुद कोर्ट में उस केस को अपना पढ़ा, मैंने उस कानून को पढ़ा, तो मेरे को समझ में आया कि मेरे को वहां पे 239 का मेरे को प्रावधान मिला हुआ है कि डिस्चार्ज का वो हो जाए। मैं वकीलों से पूछते पूछते थक गया, 239 के बारे में बताओ, 239 के बारे में बताओ। 239 की 99% जितने लोगों से मैंने कोशिश की, बात ही नहीं मालूम। उसमें हमको ये राइट मिलता है कि जब चार्जशीट हमको लग जाती है, हमारा जो है पुलिस रिपोर्ट आ जाता है, पुलिस रिपोर्ट में आने के बाद जो न्यायाधीश है वो हमसे पूछते हैं कि आपने ये जो आरोप आपके ऊपर लगाए गए हैं वो सही है कि गलत है। तो उस समय आपको डिस्चार्ज का एक मौका मिलता है। अगर ये डिस्चार्ज का मौका हो जाए, वहां पे हम अपनी बातों को रख पाए शॉर्ट में उसी चालान के हिसाब से, तो आपको लंबे 5-5 साल 10-10 साल के ट्रायल ना झेलने पड़े। आज वो ट्रायल झेलने पड़ते हैं सिर्फ क्यों? क्योंकि 239 पर लोग जो है काम नहीं करते, न्यायालय काम नहीं करती है, वकील नहीं चाहते हैं कि उस पर काम हो। जब 240 पर चार्ज लगना होता है, उस समय अब आरोप तय होने के बाद उसमें चार्ज लगाया जाता है कि भाई आरोप आपने किया है नहीं किया है। इससे पहले भी आपके पास एक आपत्ति उठाने का आपके पास राइट होता है। इस पर वकील जो है बात नहीं करना चाहते। क्यों? क्योंकि इनकी इच्छा यही है कि मामले लंबे चले, आदमी जो है पीड़ित होता रहे, लंबे 5-5 साल 10-10 साल मुकदमोबाजी में समय निकलते रहे और उनकी फीस मिलती रहे। ये वकीलों की जो कहानी है, इस पर सवाल खड़ा करना जरूरी है, क्योंकि ये प्रावधान हमको मिला हुआ है इस कानून में कि आप अपने डिस्चार्ज पर ही बात कर सकते हैं, चार्ज पर ही बात कर सकते हैं। इसी तरीके से मैं हाई कोर्ट में जब इन पर्सन केस लड़ रहा था, तब वहां पर
न्यायमूर्ति साहब उनने गलती की लिखने में, बोलने में, और मैंने उनको सिर्फ ये बोला कि सर आपने जब डिसीजन सुनाया था तब ये बात बोली थी, उस पर इंटरिम एप्लीकेशन पर सुन रहे थे, तो उन्होंने ये कहा था, आपने ये निर्णय कहा था, और जब आपका ऑर्डर कॉपी आया तो आपने ये लिख के भेजा, इसमें संशोधन की आवश्यकता है क्योंकि मेरे लिए जो आपने इसमें कंटेंट जोड़ा है वो कंटेंट गलत है। तो वो क्या बोलते हैं कि नहीं, हमने जो लिखा है वही है कंटेंट, आपको जो है इसमें हम नहीं सुन सकते, आपको लगता है तो आप हमारे मामले को चुनौती देने जाइए। मैं बोला सर जब आपने खुद गलती की है, भरी कोर्ट में गलती की है, आपने सब चीजों में तथ्यों पे गलती की है, तो उसको सुधारने का काम भी आप ही को करना पड़ेगा, जिसके लिए मैं अलग से इंटरिम एप्लीकेशन भी आपको प्रस्तुत कर दिया हूँ। वो जो है बोलते हैं कि नहीं मैं नहीं सुनूंगा, ज्यादा तुम अगर समझदार हो गए हो तो तुम अदर बेंच में लेके चल जाओ। मैं बोला सर आपका काम न्याय देने का है, तो आप अपना निर्णय दीजिए, आप मामले में अगर आपको नहीं सुनना है तो भी आपको मेरे इंटरिम एप्लीकेशन को सुनना पड़ेगा, उस पर आपको डिसीजन देना पड़ेगा जो आपने गलती की है, जिसके लिए मैंने आपके पास आवेदन लगाया है। तो उन्होंने उस मामले को अनदर बेंच करके छोड़ दिया। आज 4 साल हो गया है उस मामले पे आवेदन देने के बाद भी वो केस आज तक लग ही नहीं पाया। तो मैंने यहाँ पर 3 बातों को आपको बोला, एक तो ये कि प्राथमिक लेवल पर हम लोगों के अनुभव की कमी के कारण हम जो है मूर्ख बनते हैं। दूसरा जो है वकील जो है अपना सिर्फ ट्रायल बढ़ाने के लिए, मामलों को बढ़ाने के लिए, पेंडेंसी बढ़ाने के लिए खींचते रहते हैं। और तीसरी बात जो है, जो जजेस हैं वो अपनी काम ईमानदारी से, ड्यूटी से वो भी नहीं कर रहे हैं। उनको भी जो है सिर्फ हाँ में हाँ सुनने वाले लोग चाहिए। अगर उनके विरोध में या कोई कानून की बात उनके सामने कर दो कि सर कानून में ऐसा लिखा है, ऐसा होना चाहिए, तो उनके पास सुनने का नहीं है, वो हमको क्यों समझा रहे हो, इतने ज्यादा ईगो हर्ट हो जाते हैं कि मामलों पे बात नहीं कर सकते। तो जो मामले 2 लाइन के हैं, 2 दिन के हैं, 2 पेशी के हैं, वो सालों भर चलते रहते हैं, सिर्फ वकीलों के कारण चलते हैं, जजों के कारण चलते हैं। धन्यवाद। ठीक है, नित्यानंद जी हमारे बीच में है। नित्यानंद जी, 239 और 240 का जो क्वेश्चन इन्होंने रेज किया है, इसमें कितना वकील लोगों के हाथ में रहता है और ये कितनी इसमें सच्चाई है, और इस पर आपकी क्या? 239-40 बेसिकली वकीलों को आवेदन लगाने का राइट है, लेकिन निर्णय जजेस को ही करना है कि प्राइमा फेसी मामला अगर नहीं बनता और काफी स्ट्रांग मामला है तभी 239-40 के परिप्रेक्ष्य में वो निर्णय लेते हैं। नहीं, अग्रवाल साहब कह रहे हैं मजिस्ट्रेट अगर 4-6 मामलों में 239 एक्सरसाइज कर ले तो हाई कोर्ट से जवाब देना, नोटिस आ जाती है कि आपने किस तरह इस तरह के निर्णय ले लिए। तो इतना प्रेशराइज करके रखा है ऊपरी कोर्ट्स ने, छोटे छोटे मामलों पे जमानत के लिए हाई कोर्ट आना पड़ता है, निचली अदालतें जमानत नहीं देती। वही मामला हाई कोर्ट आया, 5 मिनट में जमानत, 2 मिनट में जमानत हो जाती है। तो हमको कहीं ना कहीं निचली अदालत को भी स्वतंत्र रखना पड़ेगा। 239-40 आप एप्लीकेशन लगाइए, अग्रवाल साहब ठीक कहते हैं, लेकिन कितनी कंसीडर होती है? आप कहते आए हैं कंसीडरेशन 0 पॉइंट है, 1 या 2% है। बेसिकली 100 एप्लीकेशन लगाओ तो 1 एप्लीकेशन कोर्ट कंसीडर करती है। नहीं, कोर्ट कहती है कि साहब चलिए अब जब बाद में ट्रायल होने दीजिए, हम ट्रायल में देखें। यही स्थिति 482 की है। जो 239-240 है, यही 482 की स्थिति है कि 482 में हाई कोर्ट को अगर लगता है कि कोई प्राइमा फेसी केस मेड आउट नहीं हो रहा है तो कोर्ट उसको इंटरटेन कर सकती है। लेकिन कितना इंटरटेन होता है प्रैक्टिकली, ये देखने वाली बात है कि कितना प्रैक्टिकली इंटरटेन होता है। हाँ, अब निचले स्तर पे वकीलों की भी गड़बड़ी है। मैं ये नहीं कहता कि हर प्रोफेशन अच्छा है, वकील सब अच्छे हैं, हर प्रोफेशन में गड़बड़ियां हैं, इस प्रोफेशन में भी कमियां हैं। लेकिन सर सच्चाई तो यही है कि कई मामले 169 में पुलिस के स्तर पर ही खारिजी हो सकते हैं, लेकिन वो खारिजी नहीं किए जाते हैं, सिर्फ वो अपना रिकॉर्ड खराब नहीं करना चाहती है, इस कारण से। दूसरी बात जो है कि 239 का जो प्रोसीजर है, 239 या 227 का, ये प्रोसीजर तब है जो आपकी सिर्फ पुलिस रिपोर्ट आ रही है जो उसने इन्वेस्टिगेशन किया है। और आप देखेंगे अधिकतर मामलों में, आप पुलिस रिपोर्ट्स के मामलों में, कि सिर्फ 2-3 बयान लेके वो मामले प्रस्तुत कर दिए जाते हैं, उस पर अपनी ओपिनियन, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट कर देती है पुलिस। जबकि उस मामलों पे जो तथ्य होने चाहिए, जो साइट्स पर जांच होना चाहिए, मुआयना होना चाहिए, घटनाक्रम की जो फिजिकल वो होनी चाहिए, कहीं कुछ वेरिफिकेशन नहीं की जाती है। सिर्फ और सिर्फ 2-1 साक्षी रख दिया या आरोपी ने अपना शिकायत रख दिया, उसी पे पुलिस ने जस्टिफाइड करके कर दिया। वहां पे हमने अगर कोई पेपर प्रेजेंस किया है तो पुलिस रिपोर्ट में से गायब रहती है। मैंने वहां पे एविडेंस दिया, वीडियो कॉल, सारे रिकॉर्ड्स दिए, सब कुछ दिए, और उन्होंने जब प्रस्तुत किया ना चालान वहां पर, तो उसमें वो पेपर ही नदारद थे। तो ऐसी स्थिति यही बताती है कि पुलिस रिपोर्ट्स में खामी, और ऐसे मैं देख रहा हूँ वहां पे जब जाता हूँ, देखता हूँ तो बहुत सारी गड़बड़ है। और जो आपने कोर्ट में बात की ना, कोर्ट के, मैं कई सारे डिसीजन पढ़ रहा हूँ, देख रहा हूँ, तो कोर्ट जो छोटी निचली अदालत है वो अपने ऊपर जिम्मेदारी ही नहीं लेना चाहती।
वो सिर्फ आजकल किस तरीके से केसों की सुनवाई कर रही है निचली अदालत, ये हाईकोर्ट ने कह दिया, ये सुप्रीम कोर्ट का साइटेशन आ गया, अभी ये साइटेशन है। अरे भाई, मामले की पृष्ठभूमि को देखो, तथ्यों को देखो, उसके साक्ष्यों को देखो, उस घटनाक्रम पर बात ही नहीं करना चाहती। आजकल एक साइटेशन आ गया कि 420 के मामलों पर जो है गिरफ्तारी नहीं करनी है, ये नहीं करना है, इसको सुनना है। तो अब ठीक है, लेकिन यहाँ पर सामने वाले का दिख रहा है भैया 2 करोड़ रुपए सामने वाले का लेके बैठ गया है, 1 करोड़ रुपए लेके बैठ गया, उसके पैसे की क्या, जिसका पैसा नुकसान हुआ उसके पैसे का क्या? तो ऐसी बातें ही नहीं हो रही है। तो मतलब अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कोर्ट नहीं कर रही है, मामलों को पेंडिंग करके आगे भेज देती है। तू पुनर्विलोकन लगा लेना, तू अपील लगा लेना, तू फिर ऊपर हाई कोर्ट में चले जाना, ऐसे छोड़ देते हैं नीचे के अदालतें। तो सिर्फ और सिर्फ क्यों? बेस एक ही है कि भैया ये ऑर्डर आया हुआ है, साइटेशन है, हो गया। मैं गलत बोल रहा हूँ? आप बताइए सर, निचली अदालत का खेल आप एकदम छोटे छोटे से केस आते हैं और वो आपके हाई कोर्ट में चलते हर हैं। आदमी फुटबॉल की गेंद की तरह अपनी जवाबदारियों से भागना चाह रहा है, चाहे वो पुलिस ऑफिसर हो, चाहे वो जज हो, चाहे वकील हो। मैं आत्मदीप सर की बातों से सहमत था कि हमारी जवाबदारी क्या है। गलतियां हर स्तर पे है, पुलिस के स्तर पे भी खूब गलतियां हो रही हैं, छोटे छोटे मामलों में जिनमें चालान नहीं प्रस्तुत करना चाहिए, जिनमें पुलिस को अपने से सामने सारी चीजें समझ में आ रही हैं कि फॉल्स केस है, उनको खात्मा रिपोर्ट प्रस्तुत करनी चाहिए, उसमें पुलिस खात्मा रिपोर्ट नहीं लगती, चालान प्रस्तुत कर देती है 4 रिकॉर्ड लगा के। वहां पे जज साहब को ये है कि भैया हमको कन्विक्शन करना है, छोड़ना नहीं है, हमने कन्विक्ट कर दिया, आप अपीलिएट कोर्ट में देख लीजिएगा। अपीलिएट कोर्ट ने कहा हाई कोर्ट में देख लीजिएगा, और हाई कोर्ट स्तर पहुंचते पहुंचते आदमी हार जाता है, इतना समय लग जाता है कि वो परेशान हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल चारों तरफ से समस्याएं हैं, और हमको एक ऐसा प्रैक्टिकल अप्रोच डेवलप करना पड़ेगा, ओवरऑल सुधार की आवश्यकता है। जैसा मैंने पहली बार भी कहा कि निचली स्तर पे एडवोकेट्स लॉ क्लासेस में जहां तक बातें होंगी, लॉ कॉलेजेस की कंडीशन हमको सुधारनी पड़ेगी। प्रवीण सर कह रहे थे कि लॉ क्लिनिक्स नहीं है, लीगल एड सेल नहीं है किसी कॉलेज में। अरे कौन लेने जाएगा उस लीगल एड सेल में सहायता जहां खुद कुछ जानते ही नहीं है? भाई लीगल चीजें जब वो जानेंगे तब ना कोई उनसे पूछने जाएगा। आप लॉ कॉलेजेस के प्रोफेसर से पूछ लीजिए, ये स्थितियां है कि वो कुछ नहीं जानते, उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है। तो आपको बेसिक जो सबसे बड़ा फैक्टर है, लॉ कॉलेजेस की क्वालिटी को सुधार करना पड़ेगा। अगर लॉ कॉलेजेस की क्वालिटी सुधरेगी तो अच्छे वकील पैदा होंगे, अच्छे जजेस पैदा होंगे, और जब अच्छे वकील और जजेस पैदा होंगे तो ये सारी चीजें कुछ ना कुछ हद तक ही जो सारी समस्याएं पैदा हो रही हैं समाज में, ये सुधरेंगी। बाकी मैं प्रवीण सर से फिर इस पॉइंट पे असहमत हूँ कि लोअर कोर्ट में ज्यादा पेंडेंसी है। लोअर कोर्ट में ज्यादा पेंडेंसी आप इस हिसाब से ना देखिए कि 3.5 करोड़ मामले लोअर कोर्ट में पेंडिंग है। आप ये देखिए ज्यादा केसेस, कितने पुराने साल के केसेस पेंडिंग हैं। तो लोअर कोर्ट में अगर मैं मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में कहूं, मैंने पिछली बार भी कहा कि अगर 40 जज हैं हाई कोर्ट में और लोअर कोर्ट में 3000 जजेज हैं, 2500 जजेज हैं, 3000 जजेज हैं। नित्यानंद भाई, एक बात ये भी तो सही है ना कि वहां पे जो निचली अदालत है वहां पे ट्रायल होता है, बयान होते हैं, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, हर चीज की परीक्षा करनी पड़ती है। लेकिन हाई कोर्ट में सिर्फ क्या होता है, कानून की परीक्षा होती है, एक तरीके से अपन लॉ पर परीक्षा करते हैं। तो वहां पे एक पर्टिकुलर एक हिस्सा होता है। ऐसा नहीं, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन भी है ना, हाई कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है, रिट जुरिस्डिक्शन हाई कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। रिट के कितने मामले हाई कोर्ट में आते हैं? 50% काम रिट का है, रिट ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है हाई कोर्ट का। ट्रायल और साक्षियों के बयान के जो हिस्से हैं जिसमें समय सबसे ज्यादा खराब होता है, वो तो समय बच रहा है ना, क्योंकि साक्षियों के लिए पेंडेंसी बढ़ती है। उतने रखिए, लेकिन रिट में भी जवाब आता है, प्रतिदावा आता है। तो देखिए जितनी स्थिति खराब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में स्थित है, उतनी लोअर कोर्ट में खराब नहीं है। सुनिए नित्यानंद भाई, आपने जो कहा, एक तो लीगल एड क्लिनिक के बारे में, ये एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, नंबर 1। दूसरी बात, अच्छे क्वालिटी के जजेस कहाँ से आते हैं? 2/3 ऑफ द जजेस हमारे जो है सीनियर कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, वो सब बाहर से आते हैं, बाहर से ही सिलेक्शन होता है मैक्सिमम जजेस का। अब उस जहां पे सुनिए, 2/3 में आपको विद फिगर्स बता रहा हूँ, लेटेस्ट फिगर्स के साथ कहूंगा, 2/3 से एक भी कम नहीं होगा। नहीं सर, अब ओके, ये अलग विवाद है, वी विल डिस्कस, बट आई एम, मैं मेरे शब्द में पक्का हूं। रूल्स में है 50% बार से, 50% बेंच से। एनीवे, दिस इज नॉट एन एरिया फॉर डिस्प्यूट, बट एट प्रेजेंट 2/3 जजेस फ्रॉम बार।
1/3 जो है वो बाहर से जो सिलेक्ट किए जो किए, दैट इज नॉट द इश्यू फॉर डिस्कशन टुडे, वी कैन डिस्कस दिस सम अदर डे। आप चर्चा कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की सर, मैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की दोनों की बात कर रहा हूँ। नहीं, सुप्रीम कोर्ट के लिए दूसरी व्यवस्था है, हाई कोर्ट के लिए दूसरी व्यवस्था। हाई कोर्ट में आपकी बात मान सकता हूँ मैं कि वहाँ व्यवस्था कुछ दूसरी हो सकती है। मैं उसमें फिर से स्टडी करके आऊंगा, तब बताऊंगा। आज के लिए आपकी बात को मैं मान के चल रहा हूँ। अब बात आती है लीगल एड क्लिनिक की। लीगल एड क्लिनिक मैंडेटरी क्यों है? क्वालिटी ऑफ एडवोकेट्स जो उस कॉलेज से निकलेंगे उसके ऊपर। अब कॉलेज की बात अब मत करिए तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मैक्सिमम इवन कॉलेजेस आर ऑन पेपर। राउरकेला की एक कॉलेज की बात कर रहा हूँ, वो मेरे को आज से कितने साल पहले की बात, आप खाली फीस भर दीजिए, डिग्री आपके घर पहुंचाएंगे। व्हाट इज दिस? कॉलेज के अटेंडेंस ये वो सब आज 90% कॉलेज में हो रहा है। दूसरी बात मैं आपसे ये कर रहा हूँ, आज स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी है, उनको साथ लिंकेज है। 1510 एक्सेस टू जस्टिस की हेल्पलाइन है, ये भी आज काम नहीं कर रही है। छत्तीसगढ़ में जब हम लोग ने इसको चलाया, फर्स्ट ईयर 25,000 केसेस हम लोग ने फाइल किया है, और पूरा छत्तीसगढ़ का 5 साल का, लास्ट 5 साल का क्या रिपोर्ट था? 5,000 से नीचे, लेस देन 5,000 इन 5 years। तो दिस शोज कि जो 5 साल का जो परफॉर्मेंस था वो एब्सोल्युटली कंपेयर टू नील। एक साल का 1200 केसेस और हमारा एक साल में 25,000 केसेस। व्हाट इज इट? टेक्नोलॉजी वाज देयर, एवरीथिंग इज देयर, एंड व्हेन यू गिव इट टू द पीपल, दिस कंफर्म्स दैट आज जो पेंडेंसी है वो पेंडेंसी बहुत ज्यादा होती यदि लोग कोर्ट में आते। ये कंफर्म ये भी कर रहा है कि जब 24,000 लोग नहीं आए, जब 1,000 का एवरेज था छत्तीसगढ़ का, मतलब 24,000 लोग ने प्रीफर किया कि चुपचाप घर में बैठे रहो, साइलेंटली सफर करेंगे, कोर्ट नहीं जाएंगे। तो ये यदि आ जाते हैं तो आज की जो पेंडेंसी जो हम लोग बात कर रहे हैं कि 4 करोड़ 5 करोड़ है, वो शायद 25 करोड़ हो जाती। दिस इज नंबर 1। सेकंड चीज की मैं बात ये आ रहा हूँ कि हम जस्टिस हमारा फंडामेंटल राइट है। जैसे देवेंद्र जी ने कहा, उनकी बात से मैं सहमत हूँ। आप लोगों को उनको आइडिया दीजिए, उनके बारे में बात कीजिए। स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के पास पैरालीगल वॉलंटियर्स अवेलेबल है। ही कैन गो टू द पैरालीगल वॉलंटियर, ही कैन टेक कंसल्टेंसी फ्रॉम देम कि भाई मैं प्रो बोनो मेरा केस खुद लड़ूंगा, मुझे इस चीज की जानकारी चाहिए। दे आर बाउंड टू इन्फॉर्म हिम, मगर वो सब चीजें नहीं करेंगे, इसीलिए क्योंकि उनको देखना आया है ये नेता का वकील है, उसको ये केस दे दो, ये उस नेता का वकील है, उसने भेजा है, उसको ये केस दे दो। ये दुकानदारी चलती है, इसमें क्वालिटी कहाँ से आएगी? एनीवे, मैं इसमें इससे ज्यादा नहीं कहूंगा। नित्यानंद भाई से, सॉरी, शिवानंद भाई से कहूंगा, वी हैव मिस्टर राघवन, एडवोकेट फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट, यदि आप चाहो तो उनको से सुन सकते हैं। हाँ, डॉक्टर राघवन सिंह का है यहाँ पर। अच्छा, राघवन की आप बात कर रहे हैं? राघवन एम एडवोकेट हो। एक्चुअली मैं तो ट्रायल कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं पहले ये ट्रायल कोर्ट का बारे में मैं बात कर रहा हूँ। एक्चुअली ट्रायल कोर्ट में क्या हो रहा है, ये जो प्रोसीजरल एस्पेक्ट है, प्रोसीजरल लॉ है, and the judgment is given based on the facts and law of the case. Actually here what will happen, the advocates, we being advocates, I am not against to any advocate, पहले हमें होमवर्क करना है ये केस लड़ने के लिए ठीक है या नहीं ठीक है। वैसा है तो हमें प्रिपेयर करने का। एक्चुअली मैं क्या होमवर्क कर रहा हूँ, मतलब पहले मैं पहला क्लाइंट आके ब्रीफ लेके आके दिया तो मैं पढ़ता हूँ, एक बार नहीं तो 2 बार। सर आप म्यूट है, सर आप म्यूट हो गए। राघवन जी खुद को अनम्यूट कीजिए प्लीज, अनम्यूट कीजिए। हेलो हेलो, अभी भी म्यूट हैं आप राघवन जी। एक बार बोलिए आप। सर को अनम्यूट करें। हाँ, राघवन जी अपने आप को अनम्यूट कर लें प्लीज।
अभी 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 अनम्यूट है, आवाज आ रहा है? आपकी आवाज आ रही। एक्चुअली में तो पहले क्या होता है, सिटी ओरिजिनल सूट बोलेगा तो सूट और पार्टीशन एंड परमानेंट इंजंक्शन, एंड परमानेंट इंजंक्शन 2 ही सूट है, और बाकी का अलग आर्बिट्रेशन अवार्ड है वो सभी। हमें क्या करने का है, तो ये प्रोसीजरल कितना 60% ऑफ द केस इज वी हैव टू मेड इट आउट if the documents everything. See, usually is we being an advocate, if he doesn't do the homework then definitely एक केस बढ़ता जाता है। एक्चुअली मेरा पास 2 केस वैसा आया था अभी रिसेंटली। एक औरत था कि उनको केस दिया है, मैं केस उसमें क्या है, तो वो केस का इट हैज गॉन टू द एविडेंस स्टेज। इट वाज इन द फाइल्ड इन द ईयर 2019 and after that COVID came, then it was gone to the evidence, and evidence stage में मैं उनको केस पूछा क्या केस है करके, वो बोला मेरे को 8 लाख आने का कोई इंश्योरेंस कंपनी से, वो एक्चुअली मुझे मैं तबीयत ठीक नहीं था, तो उसके ऊपर मैं लीव में गया था, बाद में एक्चुअली मुझको कंपनी से निकाल दिया है 8 लाख आने का करके। मैं बाद में क्या हुआ, वो एक्चुअली वो ब्रीफ केस लेके आया, केस लेके आके मुझे दिया है। मैं देखने के बाद वो प्रेयर में 8 लाख आने का करके प्रेयर में ही नहीं है, वो 2 साल कितना साल है, 3 साल से वैसा ही चल रहा है, वो 3 साल वैसा ही चल रहा है। प्रेयर के बिना वो क्या है, एविडेंस को आ गया। मैं पूछा उनको, अरे मैडम आपका जो 8 लाख आने का करके इधर प्रेयर ही नहीं है और एविडेंस आने का आ गया है, आपको कैसा केस करता है, केस ये कर रहा है। वो बाद में वो बोला नहीं मेरा वकील जो बताया है तो आपको जीत जाता है, आप जीतेंगे तो भी आपको 8 लाख नहीं आएंगे ना, क्या तकरीबन 50,000 भी नहीं आता है। वैसा है तो दिक्कत हमारे पास ही है। मैं बोला है आपको वैसा करना है तो आप एक काम करो, एक केस वापस ले लो, वापस लेके दोबारा आपका जो 8 लाख का पैसा सभी आने का संकल्प पूरा प्रूफ दीजिए ना, मैं आपको फाइट करूंगा, नहीं तो ये केस वैसा ही चलते रहता है। ऐसा केस हर कोर्ट में तकरीबन 20 से 30% तक है। मैं किसी का खिलाफ नहीं है मैं, क्योंकि हमें पहले देखने का क्या केस है या नहीं है। वैसा केस है तो और एक केस क्या है, तो तकरीबन 10 साल से एक केस चल रहा है देवनहल्ली में। एक्चुअली मेरा क्लाइंट आ गया है, मेरा क्लाइंट आके 10 साल के पहले वो सेल एग्रीमेंट किया, 1 करोड़ रुपए दिया है। वो उसमें क्या है, वो आके बोला है अरे क्या करने का साहब, अभी क्या कर रहा है। हमें जाके पूरा सर्वे किया है, सर्वे करने के बाद पता चला 2 केस उधर देवनहल्ली का, इधर से बेंगलुरु से देवनहल्ली 30 किलोमीटर है, उधर दस्तखत किया है, वो 10 साल से केस चल रहा है। मैं तो बोला अरे साहब 10 साल से लड़ रहा है, हमें एक जाके एक एप्लीकेशन फाइल करेंगे, इंप्लीडिंग एप्लीकेशन, हमें हर बार लड़ा है। अभी क्या है तो आर्ग्यूमेंट हुआ है, अभी ऑर्डर को आया है, हमारा कॉन्फिडेंट है तो हम जीत जाएंगे, हमें इंप्लीडिंग हो जाएंगे। कहाँ पे हमारा केस है हम लड़ने का, मगर कहाँ पे केस नहीं है पहले देखने का, वो लड़ने का हाजिर है नहीं तो नहीं है। ये वैसा अभी क्या है तो प्रवीण पटेल जी ने बताया है क्यों इतना केसेस पेंडिंग है। केसेस पेंडिंग है तो उसमें 30% निकाल दिया तो वो वैसा ही कम हो जाता है। और एक है ट्रायल कोर्ट में प्रोसीजरल एस्पेक्ट हमें डैमेज नहीं कर सकते। प्रोसीजर कहाँ से शुरू होता है ट्रायल, एक एविडेंस है। एक क्या होता है एविडेंस में 3 बार दोनों वकीलों के ये एडजर्नमेंट देता है, क्योंकि एडजर्नमेंट 15 डेज टू 30 डेज है। ऐसा है तो एविडेंस मेरे ख्याल से 6 महीने अंदर एविडेंस खत्म हो जाता है। उसके बाद क्या है, हर पार्टी का एविडेंस, क्रॉस एग्जामिनेशन एंड फाइनली आर्ग्यूमेंट। अच्छा मैं समझता हूँ पुराना केस वैसा नहीं किया है, मगर क्या होता है पहले हमें एज फार एज द एडवोकेट होके डेफिनेटली वी हैव टू सी केस इज मेड आउट और नॉट, एंड वैसा है तो अभी क्या है
और एक केस है, फैमिली केस में लड़ा है एक मैसूर में। वो क्या है, वो एक्चुअली केस में कुछ भी नहीं है। वो एक्चुअली बीबी का, वो वाइफ का एज 47 है और हस्बैंड का एज 52 है। अभी क्या है, कुछ गलाटा हुआ है, ये 20 साल से लड़ रहा है। अच्छा मैं कह रहा आप 20 साल से लड़ रहा है, मगर आप क्यों डाइवर्स नहीं लिया? नहीं वो हमें नहीं लिया, अभी मुझे डाइवर्स चाहिए। मैं तो एक ही सीधा बोला, आप अभी डाइवर्स लेके क्या फायदा है, आपका उम्र भी बढ़ गया। अभी मैं जाके वो दोनों तरीका से मैं डिस्कशन क्रिएशन को बिठाया। वो बाद में क्या है, जज एक मुझे अप्लीकेशन मेमो दे दो करके बताया। वो मेमो में क्या किया है, तो हस्बैंड एंड वाइफ आर अग्री टू मिंगल लीड अ लाइफ टुगेदर करके एंड शी विल नॉट क्लेम एनी क्लेम अगेंस्ट इन लॉस। वो उधर प्रॉपर्टी है, वो ये औरत आके नो 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 आप गलती कर दिया है, हमारा प्रॉपर्टी चाहिए, वो फ्यूचर में। तो बोला आपको हक नहीं है, मगर आपका एक बेटी है, बेटी कर सकते हैं, बेटी फाइल कर सकते हैं। वो उसको गलाटा कर दिया, मैं इसके लिए मैं एनओसी दे दिया है। ये इतना हमें एडवोकेट होके इतना कर दिया तो यार ऑटोमेटिकली ट्रायल केसेस आता है। मगर क्या है, तो हाई कोर्ट। यस बताइए सर। हाँ जी राघवन जी, अभी अपन इसको कंक्लूड भी करेंगे, तो इसको प्लीज आप थोड़ा सा शॉर्ट में करिए। और इसमें ओपिनियन yes. आपके आपके मुख्य ओपिनियन इसमें ये चाहिए, आपके सुझाव क्या हैं, आपके अपने विचार इसमें क्या हैं, कि ये जो पेंडेंसी है उसको कम करने, और जो इस तरह से जजेज चीफ जस्टिस के मध्य प्रदेश में जो ये ऑर्डर आया है जल्दी निपटारा करने के लिए, ये क्या उचित है? और इस पर थोड़ा सा आप 2-3 मिनट में प्रकाश डालें और इसको प्लीज आप कंक्लूड करें। आप अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। यस अनम्यूट। नहीं एक्चुअली मैं तो सीधा साधा कभी भी मेरा अभी मैं एक एक्चुअली इस वकील के नाते वकील तो कमाई का फीस तो देना ही है। हमारा पास 100 केस लेके 50 केस अच्छा है तो हम कर सकते हैं, उसमें भी हमें फीस कर सकते हैं। मगर क्या है, तो आजकल दिन में क्या हो रहा है, सभी केसेस है ठीक से। अभी मैं भी देखा हूँ, मैं भी देखा है। And I will also request you to proceed in English if you are not so comfortable No. in Hindi. See, what will happen? Basically, what will happen? The case should be made out. If the case is not made out for myself only, then where is the justice I can able to get it? First, I want to see that whether justice I can get it or not. And secondly, what will happen today's younger generation, they say that I am going to win the case. See, winning the case is not with the advocate. This is what so many cases are pending. See, winning, I am not a judge to write the judgment. See, why I said even like that cases I got 100 to 200, but I have not taken it. Why I have not taken it means because this is a simple whether even when you go to the high court, see high court what will happen at the time of admission and stay, there are two things is there. Once the case is made out, honorable judges also they see the case and they will admit and they will give the stay. And unless and until, and nowadays in Karnataka, Bangalore, every month there is a Lok Adalat is there. And before the Lok Adalat, we refer the case, whether it is a motor vehicle cases or civil dispute or criminal dispute. And I myself only take the initiative. We have to take the initiative. Yes, there is, we can able to do, and both the side advocate has to come forward and say to the thing is, yes, we can able to discuss this particular case, we can sort out. And there are so many cases in High Court of Karnataka and even trial court in the Lok Adalat, cases is been coming down, the pending cases. But whether if I don't know that the analysis of other courts, and it is bad on my part to talk on other courts also. And everyone is the advocate is an advocate. See, a person who enrolled as an advocate, he is an advocate for trial court as well as high court. Of course, for the Supreme Court, we have to practice there for 1 year. Then only we can become the advocate on record. But still, I go to the Supreme Court, helping the senior advocates as well as thing. If he doesn't brief the case, then how the case will going to get admit and give the stay? And
I practiced almost for the 18 years. A case comes once or twice, I read it. See, this is a habit we have to make it, and drafting should be done by on our own. If suppose I told you this about one lady case, if the prayer is not made out properly, then where is the case will go to win over? And that case will unnecessarily will going to fail in the evidence stage itself only. And the once we fail in the evidence, same thing will continue. Argument also will fail. So finally what will happen? We blame the judge. जज ठीक नहीं है साहब, हम इसके लिए हमें केस हार गया. वो ठीक नहीं, हार गया तो वकील हार गया पहले. So this is the thing. It is not any advice or anything. I am always speak of my experience. See, if I am going to win, I am going to win. So whether it is a trial court or high court, and in the high court and Supreme Court is always question of law. Facts will not come at all. So my only humble submission or humble submit to all my fellow advocates, whether it is any court, please first, and there is one more lacuna is there. Latches are there. See, if I am not going to draft my own petition, definitely when I want to argue before the court, it will become very difficult. सही है, बिल्कुल राघवन जी, आपने बिल्कुल सही बात कही है कि बहुत सारी इसमें दिक्कतें हैं, और सबसे बड़ी बात ये होती है, जैसा आप लोगों ने समझा है, राघवन जी का ये बार बार कहना है कि आजकल जो बड़े वकील होते हैं वो थोक में केसेस लेते हैं। थोक में केसेस लेने का मतलब कि वो केस स्वयं भी लिखते नहीं है। उनका जो टाइपराइटर होता है वो एक फिक्स्ड फॉर्मेट में वो भर देता है, वो जो गैप रहता है वहाँ बस इना फलाना का केस, यहाँ ये केस और ये करके, और अंत में लगभग एक ही जैसे प्रेयर रहती है। तो उनका ये कहना है कि प्रेयर में आपने क्या मांगा है, क्या केस बाई केस डिपेंड करता है, वो सही नहीं है तो आप केस कैसे जीतेंगे, आप कैसे उसको आर्ग्यू करेंगे। और यदि आपने अपने से केस नहीं बनाया है, थोक में आप केस बनवा रहे हैं, स्वाभाविक भी बात है, क्योंकि देखिए बहुत सारे केसेस जब आपके पास आ रहे हैं तो आप सारे केस अपने से ड्रॉप, तो जब ड्रॉप नहीं कर सकते तो आपने केस को पढ़ा भी नहीं है, जब केस को पढ़ा भी नहीं है, समझा भी नहीं है, तो नेचुरली वो जो प्रकरण है, वो केसेस जो होते हैं वो प्रोलॉन्ग हो जाते हैं, और वो डेट बाय डेट फिर इस तरह से चलता रहता है, और आप में उतना इंटरेस्ट भी नहीं रहता। तो बहुत सारे फैक्ट्स का उन्होंने यहाँ पे अपना व्यक्तिगत अनुभव भी, जिस तरह से वो केसेस लड़ रहे हैं लोअर से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक, वो सारे अनुभव उन्होंने शेयर किए। बहुत बहुत धन्यवाद राघवन जी आपका। और हमारे बीच में वेंकटरामन सर भी हैं, जो फोरम फॉर फास्ट जस्टिस के यहाँ पर एक कोऑर्डिनेटर हैं, और हमारे बीच में वो अभी जस्ट जुड़े हैं। तो राघवन जी आपका हम स्वागत करेंगे यहाँ पर, और सॉरी वेंकटरामन सर आपका स्वागत करेंगे यहाँ पर, और प्लीज अपनी बात भी आप शॉर्ट में रखें। थैंक यू। आज मेरा आई एम नॉट फीलिंग वेल, still I logged in and just to have a look at you, and it's a pleasure listening to Raghavan. बहुत अच्छा ये बताया कि पहले पूरा लॉयर का जवाबदारी है टू पुट अप द केस। हम ये भी मानता हूं कि जज जो है, he just looks at the pleading by the lawyers, he doesn't look at the facts of the case. So, and also the capacity of the lawyers, the judges always, normally I find the judges are more influenced by the more powerful the lawyer is. That also happens. So I think how well you place your argument and how well you draft your the case, and how well you presented with facts and figures, because ultimately, as Raghavan said, it's only the rule of law, not the facts that matters. And I fully agree with him. And thank you very much for inviting me. And since because last 2 days I'm down with high fever, but still I thought at least I will have आप लोग का सबका दर्शन तो होगा, वो सोच के आया हूँ। बहुत अच्छा लगा जी, बहुत अच्छा लगा वेंकटरमण जी, आपने आप यहाँ पर पधारे, और आप जल्दी स्वस्थ हो, हमारी आप ईश्वर से कामना है, प्रार्थना है, और हम अगले कार्यक्रम में आपको जरूर विस्तार से फिर सुनेंगे। तो आगे अब बढ़ते हैं, और हमारे कई साथियों ने हैंड रेज भी किए हुए हैं, तो हम थोड़ा उनको भी सुन लेते हैं, ज्यादा तो समय नहीं रहेगा। तालेकर जी हैं, KS तालेकर जी, डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस पुणे से, मतलब महाराष्ट्र से हैं आप, रिटायर्ड हैं, और निश्चित तौर पे जब पेंडेंसी की और कोर्ट केसेस की बात आती है तो IPC, CRPC और पुलिस का एक अहम रोल रहता है। तो हो सकता है कि वो उनके पास कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो अपना यहाँ पे ऐड करना चाहते हूँ।
तालेकर जी शॉर्ट में अपनी बात रखें प्लीज। नमस्ते जी शिवानंद जी। हाँ जी नमस्ते। आवाज आ रही? हाँ की आवाज आ रही। अच्छी। मैंने थानेदार ने 2015 में मेरा खुद का एफआईआर नहीं लिया, तो मैंने थानेदार के खिलाफ कोर्ट में 156(3) में एप्लीकेशन डाला हुआ है। तो 7 साल हो गए उसको, अभी तारीख पे तारीख चल रही है, और मद्रास कोर्ट का एक जज है कि 156(3) का 15 दिन में निकाल होना चाहिए। तो इसके ऊपर अपने इसके फोरम में कौन अच्छा सजेशन दे सकता है, क्या कर सकता है आदमी? ये मेरा केस ऐसा है जो आदमी को मतलब कानून के साथ कोई संबंध नहीं, वो आम आदमी का तो बहुत बुरा सही है। बहुत ही सरप्राइजिंग आपने बताया है, क्योंकि हम लोग तो ये कहते थे कि हमारी लोगों की जब दिक्कत आएगी तो हम तालेकर साहब के पास जाएंगे, और चूंकि वो रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर है, उनके जुगाड़ अच्छे होंगे और जल्दी हमारा लोगों का प्रकरण सुन लिया जाएगा। लेकिन अब यदि तालेकर जी के यही स्थितियां बन रही हैं तो स्वाभाविक बात है अब आम आदमी की क्या स्थितियां होगी। तो यहाँ पर 156(3) के तहत कोई एडवोकेट हमारे बीच में राघवन जी हैं। राघवन जी, 156 दिन के अंदर 15 दिन में निराकरण होना चाहिए, लेकिन अब यहाँ पर कहना है yes, exactly 156 under thing. What exactly the brief facts case of the should be the tell, because just like that I cannot give the suggestions or anything. It will become not enforceable and I will become the problematic. What exactly the thing he has made of the case in 156? हाँ बताता हूँ। हेलो बताता हूँ। yes. मेरे खुद के खेत में गांव के कोई आदमी ने इंक्रोचमेंट करके बुलडोजर डाला था और कुछ कर रहा था, तो मैंने उसको पकड़ के पुलिस थाने में लेके गया। तो पुलिस वाज आल्सो एक्सपेक्टेड टू रजिस्टर एफआईआर अंडर 447 इंक्रोचमेंट का। तो वो थानेदार ने मेरा एफआईआर नहीं लिया। तो उसके खिलाफ मैंने उसके खिलाफ एसपी के पास कंप्लेंट भी किया। एसपी ने कुछ नहीं किया। तो मैंने वही पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ एक एफआईआर देने का कोशिश किया। 166A 2013 में अमेंडमेंट आया हुआ है एफआईआर। हाँ, तो उसके खिलाफ पुलिस थाने में किया, उसके बाद डीएसपी के पास किया और उसके बाद कोर्ट में किया। तो 7 साल अभी चालू है। Then now what you can do means you can file a case before the High Court of that particular state. I think Maharashtra. I think Bombay, it is Pune. Is a Maharashtra, no? Ah, yes. Bombay. Definitely you can file a case. The petition, the criminal petition. You can file it before the thing, and you can make a prayer that till day it is almost. It is not my case. 7 years. 7 years. Yeah, actually, you could have been gone very long ago itself only. Now, why you waited for 7 years? You go to High Court and you file a petition and take the certified copy of that thing, your complaint, the one thing, and that station you take the certified copy. You can get the High Court will give a direction. Why you wait for the thing, a trial court? You directly you can go to the High Court. High Court में भी पेंडिंग रहता है 2-3 साल। No, वैसा नहीं है। नहीं, पेंडिंग रहता है, नहीं तो हमें you should not come to the conclusion, but we made the effort. कहना कि हमें एफर्ट जो है करना पड़ेगा, और तालेकर जी आप प्रयास करिए। बहुत सारे लोग आपके इस केस बिकॉज तालेकर का इशू में जैसे राघवन रिक्वेस्ट फॉरवर्ड इशू हेल्प तो हो जाएगा इंस्टेड ऑफ टेकिंग अ वर्बल थिंग। तो Raghavan sir, please share your mobile number in the chat box so that please. Raghavan, why not you please guide him, look into the full case, because one thing is my intention of any webinar is काम होना चाहिए। No, 1 second. Sorry for the intervention.
If he provides everything in detail, I myself only can come to the High Court of Bombay. For me, to file a thing is my colleagues will be there. I can able to come to the High Court of Bombay and I can file a petition and we can go ahead before the thing High Court. There is no. I think it's a good suggestion. On the contrary, I believe in instant action. Yeah. Because Talekar is suffering, and here is the man who understood the case. I think Shivanandji, I think one by one we should help the people in solving the issue rather than giving advice. I think I must compliment Raghavan for his generous offer. Great offer, yeah. So, शिवानंद भाई, आप देखेंगे कि जो सबसे ज्यादा इशू आते हैं वो इशू इस बात के आते हैं कि जब हम कंप्लेन देने जाते हैं, हमारी कंप्लेन 154(1) में एफआईआर पे दर्ज नहीं की जाती है, हम एसपी के पास जाते हैं 154(3) में रखते हैं तो हमारी की नहीं जाती है। तो उस कारण से जब हम 156(3) में कोर्ट जाते हैं तो कोर्ट का भी रवैया आजकल किस तरीके का हो गया कि आप भाई परिवाद में 190 पे कंप्लेंट केस कर दीजिए। अब अगर कोर्ट ने 156(3) में परिवाद में जाने के लिए बात कह दी है तो क्या मामले में कोई नए फैक्ट्स आने के बाद हम वापस 156(3) में या वापस एसपी के पास कंप्लेन के लिए जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं? अगर राघवन साहब अगर इसमें कुछ हेल्प कर सके, क्योंकि ये बहुत मेजर इश्यूज हैं। ये कई बार नए फैक्ट्स बाद में आते हैं तो उन नए फैक्ट्स को ऐड करके कोर्ट नहीं देखती है। No, we definitely we can able to amend the petition also. See, any case you can able to amend it also, but only the thing is if he doesn't approach the, say suppose a trial court, why he has not gone to the thing, they are not filed the FIR, we don't know that. I also don't know exactly. Only after seeing the case I will come across. But let us put a effort. I will study the case. Why can't we go before the, see, High Court is not an order. High Court will give the direction to the trial court. See, that is very important. Any writ court is a direction. ये करो वो करो करके बोलता है, नहीं तो वो खुद ही ऑर्डर नहीं देता है। That is one of the plus point in the High Court. Any writ court is a direction, and it is not a. इसको शॉर्ट में अपन ब्रीफ करें। क्या अगर मैं 156(3) में चला गया और कोर्ट ने मेरे को ऑर्डर दिया कि आप कंप्लेंट केस कीजिए 190 में, और उसके बाद मुझे कोई नए फैक्ट्स आते हैं तो क्या मैं वापस पुलिस के पास जाऊंगा एफआईआर के लिए? क्या एक्सेप्टेबल है? That is what you can say, that you had to, when you are going before the High Court, you put all this information in your petition and you say inform to the court along with your that it is a required facts, they will return back. Raghavan sir, what he is saying that if he gets some new facts after filing in High Court, then what he can do? See, that is what, see, I'll tell you, the case, even new facts of the case is a relevance to the old case. That also you can made it out in your petition before the High Court. Then High Court will come to the conclusion. If it is really it is a relevant facts, they will give the direction, or they will say that you amend it here itself only first, then later on you can, they will go to say that they will send it along with that prior and petition, they will give the direction to the trial court. And based on that FIR can be. इसका मतलब हम क्या समझे कि हम 156(3) के बाद हम मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के बाद पुलिस के पास वापस नहीं जा सकते बिना हाई कोर्ट जाए? See, I'll tell you that once the case comes before the magistrate court, see that suppose what will happen, police will lose its totally, he will lose everything. Once that it is only a magistrate court and the appellate courts only. I don't know what is your new facts. Definitely you also can able to talk to me one-to-one, so that because what will happen, all these things without knowing the case, I should not give the things suggestions. So, Mr. Raghavan, please share your mobile number as you have already shared it, and Devendra Agarwal ji, आप उस नंबर को अपना भी share कर दीजिए। I will tell my number. It is 900. Please note it down. 90085014222. राहुल अरोरा जी हैं, CDPO लुधियाना पंजाब से राहुल अरोरा जी हैं। आपका क्या प्रश्न था? आप RTI से संबंधित कुछ बात करना चाह रहे थे और आपका हमें लगता है कि सिंगुलर क्वेश्चन ही होगा, RTI संबंधित कुछ है तो आप अपनी बात रख लें। CDPO का क्या हो जाएगा? सर ये है चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर। अच्छा, क्या है आपका प्रश्न?
सर मेरा प्रश्न ये था कि मैंने सर आत्मदीप सर से बात की थी कुछ दिन पहले, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था कि आप मैं पहली बार जूम मीटिंग ये अटेंड कर रहा हूँ, और यहाँ पे जो एनालिसिस या एक विषय पे एनालिसिस होता है या डीप डिस्कशन होती है सर, बहुत बढ़िया, मतलब सुन के बहुत अच्छा लगा कि कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। हम नए नए जॉब में जैसे अब आया हूँ मैं, जैसे मेरे पास आंगनवाड़ी केंद्र है मेरे पास, यहाँ पंजाब से हूँ मैं। तो यहाँ पे जैसे अभी हमें नए हम रिक्रूट हुए हैं, तो कई बार आरटी के कई विषय पे हमें मिन्यूट वो एक जो कहते हैं ना कि जानकारी नहीं है, जिसके कारण कमीशन या कोई भी है वो पेनल्टी वगैरह शो कोस करके पेनल्टी डाली जाती है। अकेले मेरे को नहीं है, कई अधिकारी और भी हैं जो एक हमारा इस प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। मेरा ये था कि मेरे जैसे एक विषय में मेरे पास शो कोस हुआ, और शो कोस में माननीय कमीशन ने मेरे पे पेनल्टी डाल दी 15,000 रुपए की। पर जब मैं शो कोस तो मेरे पास प्राप्त हो गया था, मैं शो कोस हियरिंग पे जब गया तो माननीय कमीशन ने कहा कि आपको शो कोस भेजा जाएगा, आपने जो भी एक विषय पे आरटी दी या नहीं दी वो उसका हमें पूरा डिटेल में बताएं। पर इन बिटवीन क्या हुआ कि मैं ट्रांसफर हो गया अपनी एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे, एंड जो मेरी जगह पे अधिकारी आए उन्होंने उस शो कोस का जवाब ही नहीं दिया, और कमीशन ने मेरे नाम पे पेनल्टी दे दी कि आपको 15,000 रुपए भरने हैं। एंड जो हमारी एक फाइनेंशियल कंडीशन चल रही है डिपार्टमेंट की, वो बहुत बुरी चल रही है कि हमारे पास 3-4 महीने सैलरीज भी हमारे पास नहीं आती। और एंड नाउ द प्रॉब्लम इज दिस, whether in this condition to approach a high court for a writ is not possible for me. It's really difficult कि मैं एक जहां मुझे बिकॉज वो मेरी एक पर्सनल लेवल पे पेनल्टी डल गई है, ऑफिस के या मेरे डिपार्टमेंट लेवल पे भी मेरी कोई सहायता नहीं मिलेगी, एंड आई ओनली माई सेल्फ हैज टू टेक द तो एक सेकंड, हम फाइनल में आ जाते हैं कंक्लूजन पे कि मतलब सो कोई नोटिस आपको जारी हुई जिसमें 15,000 रुपए जुर्माना देने के लिए आपके ऊपर नोटिस आ गई है, ठीक है, और आप वहां से ट्रांसफर हो गया है, और कितने दिन आप वहां पर, जब आरटीआई एप्लीकेशन आया तो उससे लेकर के कितने दिन तक आप पद पर थे वहां पर? मैं जी जब आरटीआई आई पहली अपील जब गई है अब कमीशन में, मैं पहली अपील में नहीं, पेश हुआ। अपील नहीं, आप लोक सूचना अधिकारी थे ना, आप पीआईओ थे ना? हाँ जी पीआईओ थे। तो जब आरटीआई आवेदन आया, एप्लीकेशन आया, और जब आपका ट्रांसफर हुआ तो कितने हाँ दिन जी, का समय था, कितने दिन का इस बीच का समय था ट्रांसफर और आरटीआई आवेदन के? जो मुझे पहली मेरे पास आरटीआई एप्लीकेंट ने डाली है, और जब मैं ट्रांसफर हुआ कम से कम 7-8 महीने का 7-8 अंतर महीने था। मतलब आप पद पर थे वहां पर कुल मिलाकर के, तो आपकी हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है, तो इसीलिए उन्होंने शो कॉज नोटिस और आपके 15,000 का दिया होगा। बाय द वे हमारे बीच में आत्मदीप जी हैं, माननीय आत्मदीप जी, सर इनका प्रश्न आप समझ पाए हैं? आप कृपया इनके प्रश्न का आप जवाब दे दें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जी, हमारे इनसे इस विषय पे फोन पे चर्चा हो चुकी है, जिसका खुद उन्होंने इनके किया नहीं। ये कह रहे हैं कि मेरे बाद जो आया ट्रांसफर की जगह पे उसने पेश नहीं किया, जवाब इनको पेश करना था वो, क्योंकि इनके कार्यकाल का मामला था, ये नहीं कर पाए, वो पेनल्टी हो गई, और पेनल्टी भी आरटी एक्ट के अनुसार ठीक प्रावधान के आधार पर हुई, तो इनको पेनल्टी जमा करा देना चाहिए और भविष्य के लिए सबक लेना चाहिए कि अगर शोकाज नोटिस जारी हुआ है और ट्रांसफर के बावजूद आपके संज्ञान में आ चुका है, ये खुद कह रहे हैं, तो उसका जवाब देने के लिए खुद जाना था। आप दूसरे को नहीं कह सकते, आपके बाद वाले पीआईओ को, कि आप उसका जवाब पेश करना। ठीक है, आपके नाम था वो, तो आपको करना चाहिए। नहीं ऐसे सर, जब शो कोस मिला, या अगर मैं ये मे बी मैं गलत हो सकता हूँ, बिकॉज अब नॉलेज के अभाव के कारण मे बी मुझे अभी भी कुछ ना कुछ नॉलेज चाहिए कि अगर वो जो नोटिस मिल रहा है शो कोस वो पीआईओ के नाम से था या मेरे पर्टिकुलर मेरे नाम से नहीं था। ठीक है जी। अब जब मैं एक ट्रांसफर हो चुका हूँ एक सही इंटेंशन में कि वो जो बंदा वो जो ऑफिसर आया है उसको जवाब देना था, मुझे नहीं देना था। और जब वो शो को उसके लिए पेश हुए हैं और उन्होंने कहा दिया जी मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, मुझे तो इसके बारे में जानकारी नहीं है, तो कमीशन का कहीं ना कहीं, जैसे कहते हैं कि कमीशन को एक एज अ प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी
या नेचुरल जस्टिस के लिए मुझे एक नोटिस भेज देना चाहिए था कि आप यहाँ हाजिर नहीं हो, तो अगली पेशी आपको दे दी जाती है, रादर देन पुटिंग पेनल्टी ऑन मी, कि सीधे तौर पे मुझे पेनल्टी डाल दी नहीं जाए। भाई, आपने खुद स्वीकार किया है कि शोकाज नोटिस आपके संज्ञान में था, हाँ। आपने उसको देखा है, पढ़ा है, स्वीकार किया है। तो हम्म। आपके टेनवर का है तो भले ही आपका नाम न लिखा हो, केवल लोक सूचना अधिकारी के नाम आया हो, पर वो आप पे ही एप्लीकेबल है, आप पे ही लागू होता है, आपके बाद वाले पीआईओ पर नहीं। हमने पहले भी आपको बताया था, आपको अगर नहीं हाजिर होना था, हाँ, सही। नहीं हो सकते थे किसी वजह से, तो जो बात का पीआईओ उसको आपको रिटर्न अपने टाइम के जो आपने किया सारा स्पेसिफिकेशन उस पीआईओ को देना था कि आप जाके ये पेश करें, और फिर फॉलो करना था कि वो पेश हुआ कि नहीं हुआ वो पेश, या उसने नहीं रखा, तो आपको जाके जो डेट दी गई उसके बाद भी जाके आप स्पष्टीकरण सूचना आयोग में दे सकते थे। वो तो सर मैंने दिया, वो तो अभी कोशिश हाँ। करके देख सकते हैं आप अभी भी। हाँ सर, यही है कि जैसे हमने आप पहले भी आपके साथ इस विषय पे बात की थी। अभी जो आपने मुझे सजेस्ट किया था, एडवाइस किया था कि माननीय कमीशन के पास तो कोई पावर उसकी रिवाइजर अपील की कोई वो नहीं है, वो तो हमें कह रहा है कि आप हाई कोर्ट में जाके अपने रेट फाइल करें। मैं ये चाह रहा था कोई अगर सीआईसी या कोर्ट ने कभी नहीं, देखिए राहुल जी, कोई भी एक बार क्लियर हो गया, सूचना आयोग के आदेश का कोई रिव्यू नहीं होता है सूचना आयोग स्तर पर, उसका सिर्फ आप हाई कोर्ट में ही अपील कर सकते, मतलब रिट दायर कर सकते हैं। अपील भी नहीं होता है उसका, रिट आप दायर करेंगे, है ना। तो आप वहां पर दायर करिए, वही उसका समाधान है। आपके ऊपर जुर्माना लग गया है, उस पर भी आप कोर्ट में जाएंगे, और यदि किसी आवेदक को, मतलब एप्लीकेंट को जानकारी नहीं मिली है और जुर्माना नहीं लगाया है, तो उस स्थिति में वह भी हाई कोर्ट ही जाता है, मतलब आयोग स्तर से कोई प्रावधान नहीं है। उत्तर प्रदेश में थोड़ा सा उनका एक अलग व्यवस्था है, जिसमें वो आप रिव्यू दायर कर सकते हैं, लेकिन उसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स आ रहे हैं, बहुत सारे कंप्लेंट्स आ रही हैं, वो एक अलग इशू है कि वहाँ पे बहुत सारी चीजें कंप्रोमाइज हो जा रही हैं, तो अलग कंप्लेन उनकी बनी रहती है। पर दूसरे स्टेट्स में या सीआईसी में इसका ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, एक क्लियर बात है। और इसको अब यहाँ पे अपन होल्ड करेंगे, और बाकी आप जानकारी माननीय आत्मदीप जी से, नंबर उनका है ही, और एक सजेशन है, see even the penalty also can be waived off if it is a genuine case is made out. It is not like a interest or anything. Either penalty can be reduced or it can be waived off, but the case has to be made out by the Rahul ji. वही एक thing. And under Article 226 and 227 of the High Court, you can able to make a petition and make a genuine. Why the actually, if it is personally show cause notice in the personal capacity, no one can be issued unless and until if it is a individual, if it is any mistake has been committed, it is a altogether different proceedings. But at the time of working, if it is anything is been issued show cause notice, it is as a departmental head or it is in the concern of the officer or whatever in his capacity. So this can be done, prayer can be made out in the High Court, they can explain to the thing, it can be waived off or it can be reduced. Okay, I suggest Mr. Rahul Arora, please consult Mr. Advocate Mr. Raghav Sri Raghavan ji, ऐसे भी राहुल जी का राइट इसलिए भी बनता है कि जब भी पेनल्टी लगाई जाती है आयोग के द्वारा, वो 20(1) में एक शो कॉज नोटिस देके इनसे बोलती है कि आप अपना पक्ष अगर रखना चाहे, क्योंकि बिना 20(1) में नोटिस दिए तो वो ऑर्डर देती नहीं है। तो इनको अगर वो नोटिस मिली है तब तो ये इनके ऊपर एप्लीकेबल होगा। अगर इनको नोटिस नहीं मिली है, देवेन जी इनका ये कहना है कि इसके लिए इनको नोटिस नहीं मिला है। नोटिस वहाँ के तत्कालीन, मतलब जो वर्तमान में पीआईओ था, उसको नोटिस मिला, और उसने ये बताया होगा कि साहब हम तो इस समय थे ही नहीं, उस समय ये राहुल अरोरा थे। तो इनका राहुल अरोरा का ये कहना है कि इनको नोटिस नहीं मिला है और उन्होंने सीधे साथ जजमेंट दे दिया है। आपको शोकॉज नोटिस मिला है राहुल जी की नहीं मिला है? सर मुझे शोकॉज मिला था, मुझे शोकॉज मिला था, मैं ये कह रहा हूँ मुझे शोकॉज मिला था कि बोनाफाइड इंटेंशन कह लीजिए कि उसके कारण मैं अपना वो शोकॉज का जवाब नहीं दे पाया, बिकॉज मुझे ये था कि वो एक, जैसे अभी राघवन सर ने बोला, ये आप नहीं दे पाए, इसके लिए आप दोष नहीं दे सकते, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपकी गलती हुई है, आपकी तरफ से केस में कमजोरी की गई है। अगर आयोग ने आपको 20(1) का नोटिस नहीं दिया होता पेनलाइज करने से पहले, तब इसमें आयोग की कोई गलती हो सकती थी। अगर इसको आप चैलेंज करेंगे भी तो ये पहले ही उसमें आपका खारिज हो जाएगा। अकारण आप परेशान मत होइए। लेकिन देवेन जी, हम इनको ये नहीं कहेंगे कि खारिज हो जाएगा। राहुल जी आप कंसल्ट करिए,
मिस्टर राघवन जी से, जो सीनियर एडवोकेट हैं, और वो आपको इसमें पूरी लीगल एडवाइस देंगे। और ही इज वेरी हेल्पफुल पर्सन, and we are fortunate that he is here this time, and he is giving his advice and all the legal But here, support. one second. One of the Sir, case I have been fought in the thing. In the just thing, it is a criminal case. See what has happened as an official capacity. I don't want to mention the company or anything. It is in the see, when he was been working as an official capacity as an engineer or something scientist, what has happened? These when they visited that particular shop at this is a Karnataka case, visited that particular shop, they found that the product which is not a genuine, and they issued a show cause notice to the scientist or director of that company and mentioning his name. Then I fought. See, suppose when the company, the so and so, and the director so and so, or a scientist and so, and if the person's name, that time he was in charge, so you cannot able to personally implicate. And that case has gone after 13 years. He appeared before the court. Then I filed a discharge application. Then I think he got discharged. See, this is what the thing. He got discharged because suppose if I am working as a clerk, they see actually company is a legal entity. We have to understand. See, any legal entity, you have to make the legal entity as a first party. We agree. And second party is the so and so is the responsible for so and so the chair. Suppose if it is a personally, if they make any show cause notice, that is not viable in law. जी सर। सर मैं ये बोल रहा था जीवन भाई, आत्मजीत सर से एक महत्वपूर्ण विषय पे बात and here the RTI cases are the different, because in RTI cases you have very little I mean opportunity here, and they are very clear whether you have given the answer on the time or not. That's it. The two things are considered here. If you have not given and the PIO has not been the answer, the reply on the time, then he could be charged with the fine. तो इनके साथ यही हुआ है कि इनके विरुद्ध इनका दोष पाया गया है। 7 महीने स्वयं बोल रहे हैं कि 7 महीने पोस्ट पे रहे, और 7 महीने के ड्यूरेशन पे इन्होंने उस RTI एप्लीकेशन को खंगाला नहीं, देखा नहीं, एंड ही हैज नॉट गिवन द रिप्लाई टू द कंसर्न एप्लीकेंट। तो अभी इसमें क्या हुआ, उसने अपील की तो इनमें इनका दोष पाया गया, और इनमें दोष पाया जा करके इनको शो कॉज नोटिस दिया गया। शो कॉज नोटिस का भी समय पर किसी कारणवश जवाब नहीं दे पाए, उस स्थिति में इनके ऊपर जुर्माना 15,000 रुपए का लग गया है। अब ये जा सकते हैं, कोर्ट जा सकते हैं, बट द अपॉर्चुनिटी इनके लिए बहुत कम है कि मतलब उसमें इनको कोई रिलीफ मिलेगा। हम ये नहीं कहते, वी आर नॉट डिस्करेजिंग यू मिस्टर अरोड़ा। तो आप राघवन जी से आप संपर्क कर लें प्लीज, और आप देख लें कि कैसे इसमें कर सकते हैं। ये मतलब क्रिमिनल केसेस से बिल्कुल डिफरेंट है। RTI के केस बहुत ही क्लियर रहते हैं। जी शिवानंद जी, डॉक्टर राघवेंद्र जी ने खुद कबूल किया है शुरू में ही कि इस RTI एक्ट की अनभिज्ञता के कारण वो खुद और उन जैसे कई और लोग सूचना अधिकारी इस तरह की दंडात्मक स्थितियों का सामना कर रहे हैं, क्योंकि उनको जानकारी नहीं, खुद को कानून उन्होंने पढ़ा नहीं और कोई उनको सिखाया नहीं जा रहा विभाग की ओर से। इस बारे में हमारा एक सुझाव है राघवन जी, आप लोगों का एसोसिएशन भी होगा, आप सब पंजाब गवर्नमेंट को लिखिए कि ये बहुत अरसे से जो नए लोग रिक्रूट हुए हैं उनका कोई ट्रेनिंग RTI एक्ट के प्रोविजंस के बारे में नहीं हुआ है, तो ये ट्रेनिंग कोर्स ऑर्गेनाइज करें अलग अलग बेसिस में। और इसके अलावा आप भी खुद भी पढ़ें और दूसरों अपने साथियों को भी, जो लोग सूचना अधिकारी, राय दें कि बाजार से RTI एक्ट की किताब खरीद के, पंजाबी में भी मिलती है, हिंदी में भी, अंग्रेजी में मिलता है सर, 200-400 रुपए में मिल जाती है, उसको पढ़ें अच्छी तरह से। और इस तरह के वेबिनार में उन लोगों को भी आप भाग लेने के लिए प्रेरित करें, ताकि उनकी जानकारी बढ़ सके और भविष्य में आपकी जैसी बुरी स्थिति का उनको सामना ना करना पड़े। इसके अलावा ऑनलाइन भी RTI एक्ट की जानकारी देने में बहुत सारी साइट्स हैं, हमारा फेसबुक पेज भी है जिसको आप जानते हैं, उनको भी आप कहिए कि जब भी फुर्सत मिले छुट्टी के दिन इन चीजों को भी देखा करें, तो जानकारी हो जाएगी। बहुत बड़ा या कठिन कानून नहीं है, बहुत आसान कानून है, 30 के करीबी धाराएं इसमें, इसको आराम से आप समझ सकते हैं 1-2 घंटे में भी।
तो गौर कीजिए। दूसरा आपने जो बताया वो बहुत गंभीर स्थिति है कि पंजाब में हम फुल पेज के पंजाब सरकार के इतने विज्ञापन मध्य प्रदेश में भी छप रहे हैं मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के फोटो के साथ, कि केवल एक लाइन होती है लेकिन पूरे पेज का विज्ञापन, मान का फोटो, बाकी जगह खाली। हम ये मुफ्त दे रहे हैं, हम ये मुफ्त दे रहे हैं। और दूसरी तरफ आप बता रहे हैं कि वहाँ 2-3 महीनों से सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं मिल रही है। ये अजीब स्थिति है। आपने सर नाम ही बदल दिया है, उनको भगवंत सिंह महान आपने बना दिया है। महान बोला है आपने, महान बोला है। महान ही है वो। देखिए 3-3 महीने गवर्नमेंट सर्वेंट को, ये तो लोअर लेवल के लोक सेवा के, इनको तो सैलरी नहीं मिल रही है और नरेश कुमार जी, करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। नरेश कुमार जी भगवान सिंह महान जी के कुछ और बात रखेंगे यहाँ पर, हम बताइए नरेश जी। सर नमस्कार सर, अभी मेरा क्वेश्चन ये था, सपोज दैट मैं पीआई हूँ मैं किसी डिपार्टमेंट में, और मेरे पास आरटीआई एप्लीकेशन आती है, ठीक है, आरटीआई एप्लीकेशन आ गई, मैंने उस पर कोई जवाब नहीं दिया। फिर फर्स्ट अपील आई, तो फर्स्ट अपील जब आती है डिपार्टमेंट में, तब भी मेरे को फर्स्ट अपील अपने अथॉरिटी मेरे को इन्फॉर्म करता है, हियरिंग के लिए दोनों को बुलाता है, एप्लीकेंट को बुलाता है और पीआईओ को बुलाता है, तब भी मैंने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। फिर कमीशन में अपील चली गई, ठीक है, तो तब भी मैं प्रेजेंट नहीं हुआ। फिर कमीशन ने मेरे को शोकाज नोटिस दे दिया, फिर मेरे को शोकाज नोटिस आ गया, फिर भी मैंने उसको कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, ठीक है। और फिर मेरे ऊपर प्लेंटिव जाती है, मान लो, फिर मैं ये कहता हूँ कि भाई मेरे को कानून की नॉलेज नहीं, तो फिर मैं कल ये कह दूंगा खून करते पर्टिकुलर मैंने किसी को खून करते, मेरे को नॉलेज नहीं थी, 302 लग जाएगी मेरे। बताओ आप। 30 दिन के अंदर आप जवाब देने का, दिस इज द रीजनेबल के अंदर वैसा 30 दिन के अंदर नहीं दिया तो आपको उसको भी आप उत्तर देने का क्यों नहीं दिया करके, उधर ही खत्म हो जाता है ना। कमीशन ने अपॉर्चुनिटी दी ना, कमीशन गिव टू द अपॉर्चुनिटी टू द पीआईओ। No, see, whatever the thing, see, you say that first time you are, if you are anybody failed to, that is in the application itself only is there. Within 30 days, you have to give whatever the reply you have to give, you have to give. It is a mandatory. There is no, it is not, it is mandate. Whether you can able to give a appropriate answer for not giving a reply or what giving a reply within 30 days. आत्मदीप सर, सर मेरे को बस एक महत्वपूर्ण बात बताइए कि जब हम अपील करते हैं और अपील में अपीली अधिकारी को ये लगता है कि हमारा जो केस है वो 30 दिन से ज्यादा हो गया है, तो वो उसको अस्वीकार कर दे रहा है। लेकिन उस कंडीशन में जो हमने प्रथम अपील के लिए 50 रुपए की फीस दी है, क्योंकि उसने तो उस केस में ना तो नोटिस किया, ना हियरिंग की, ना कुछ की, सिर्फ उसने ये बोल के सीधा हमारे केस को वापस कर दिया कि आपने जो है 30 दिन के बाद इसको प्रस्तुत किया है, ये स्वीकार योग्य नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में जो उसने 50 रुपए हमारे ले लिए, वो किस बात के लिए, और इस मामले पर हम क्या कर सकते हैं? देखिए, अपीली अधिकारी के खुद के खाते में कुछ नहीं गया है। 50 रुपए जो अपील कर शुल्क है मध्य प्रदेश में प्रथम अपील का, वो सब सरकारी खजाने में जमा हो जाता है। उसको विड्रॉ करने की प्रक्रिया कठिन है। फिर भी प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत ये कहता है कि अगर किसी केस को आपने सुनवाई में लेने से ही इनकार कर दिया है तो उसकी फीस वापस की जानी चाहिए। ये न्यायोचित बात है। हालांकि वापसी की प्रक्रिया, चूंकि सरकारी ट्रेजरी से वो सब पैसा वापस आना है, वो बहुत आसान नहीं है। शायद 50 रुपए से ज्यादा उसकी वापसी की प्रक्रिया पर खर्च हो जाएगा। आप फंसेंगे। सिर्फ 2 दिन की लेट थी, सिर्फ 2 दिन की लेट थी। 30 दिन की जगह 32वें दिन मैंने उसको प्रस्तुत किया है। और मैंने वहां पर धारा 19 में जहां अपीलों की मियाद तय की गई है, उसी में ये भी प्रावधान है कि यदि अपीलार्थी ऐसा कोई उचित कारण पेश करता है जिसकी वजह से वो मियाद के बाद अपील पेश कर पाया है, तो अपीली प्राधिकारी यानी प्रथम अपीली अधिकारी या सूचना आयोग उसको विलंब से भी स्वीकार कर सकता है, विलंब को क्षमा कर सकता है उचित कारण होने पर। जैसे कोई आदमी भूकंप में फंस गया, बाढ़ में फंस गया, या बीमार हो गया गंभीर रूप से, दुर्घटनाग्रस्त हो गया। अच्छी बात यह है, इस कानून की सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप एक बार आपको आवेदन में कहीं आप डिले होने से आप नहीं कर पा रहे हैं, तो आप फिर से आवेदन लगा देंगे। मैं फिर से आवेदन लगा दूंगा, मैं उस चीज के लिए तैयार हूँ। मेरा कहना यह है कि मेरे 50 रुपए के जो फीस आपने लिए, वो मुझे क्यों नहीं मूलतः वापस किए गए जब मेरे आवेदन को खारिज किया जा रहा है? तो ऐसे मामलों पर हम क्या कर सकते हैं? वापस मांगने के लिए उनको आवेदन देना चाहिए। क्या वापस कराइए। इस मामले पे आयोग कुछ कर सकता है? नहीं, सूचना आयोग कुछ नहीं कर पाएगा। आप सूचना आयोग के कार्य और अधिकार देखिए, RT एक्ट के आप तो काफी जानकार हैं। उसमें इस मामले में आयोगों को कोई शक्तियां नहीं दी गई कि वो अपीली अधिकारी से अपीली अधिकारी अगर कुछ प्रोसीजर जो है अपने मनमाने तरीके से चला रहा है, किसी तरीके से संरक्षण दे रहा है, कुछ गलती करता है, तो सुधार संरक्षण
संस्था को सूचना सूचना आयोग को 18 के तहत शिकायत की जाती है। में और देवेंद्र भाई बताएं आयोग में Recording in कर progress. सकते थे, वो खुद मेल करने से ज्यादा अच्छा होता है ऐसे मामले नहीं, में। वो तो सर सूचना नहीं देना है, वो एक बहुत बड़ा मामला है, इसलिए देवेन जी हम लोग अपने डिस्कशन बाद में भी बोला जा करेंगे। रहा था नहीं, बस इसमें एक ही चीज था सर कि क्या अपीलीय अधिकारी के विरुद्ध कोई ऐसे विषय है जिस पर आयोग ने कभी कोई निर्णय दिया हो हमने खुद शिकायत के जाने के बाद भी? कई अपीलीय अधिकारियों के खिलाफ स्ट्रक्चर पास किए हैं, उनके डिपार्टमेंट को लिखा है कि ये अपने अर्धन्यायिक दायित्व आरटी एक्ट के तहत इनका ये कोई रूटीन का प्रशासनिक काम नहीं है और ये इसका ठीक से निर्वहन नहीं कर रहे हैं, इनके खिलाफ विभागीय नियमों के तहत कार्रवाई की जाए या इसकी जांच कराई जाए, देवेन जी इनके रवैये में सुधार के लिए निर्देशित किया जाए, उनके विभागाध्यक्षों को इस बारे में भेजा है। कुछ मामलों में चीफ सेक्रेटरी और डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी को भी हमने लिखा है और उसका असर हुआ है। एक मामले में तो सामान्य प्रशासन विभाग के लोक सूचना अधिकारी को ही बदला गया है, जो आईएएस ऑफिसर था, उसका रवैया ठीक नहीं था। सही है, आपका कहना बिल्कुल उचित है। और राहुल सिंह और जी ने अपीलीय अधिकारी भी बदले गए हैं सूचना आयोग के कहने पे, और ये सूचना आयोग को अधिकार है, वो कार्यप्रणाली में सुधार के आदेश सीधे दे सकता है विभागाध्यक्ष को। अभी यदि मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में आपको चाहिए, रिसेंट जजमेंट चाहिए, तो 1 साल के भीतर का मैं आपको दे दूंगा। हमारे ही केस में हुआ था। यहाँ पे एडिशनल सीईओ मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, जो कि प्रथम अपीलीय अधिकारी होते हैं, उनके ऊपर अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए सामान्य प्रशासन विभाग को राहुल सिंह जी ने आदेश दिया था। वो प्रथम अपीलीय अधिकारी थे और डेरिलेक्शन ऑफ ड्यूटी के लिए उनके ऊपर कार्यवाही की गई। बहुत सारे ऐसे मामले एमपी में फिलहाल जो राहुल सिंह जी का जो क्षेत्र है वहां पे जो हो रहा है, तो उसमें वो किसी को नहीं बख्श रहे हैं। वो उसके ऊपर लिख देते हैं कार्यवाही के लिए। वो कार्यवाही हो कि ना हो, वो एक अलग बात है कि सामान्य प्रशासन विभाग कार्यवाही कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या चीफ सेक्रेटरी कर रहा है कि नहीं कर रहा है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी कर रहा है। प्लीज अगर कुछ आपके पास अच्छे निर्णय हो, एक दो ठो, तो प्लीज से साझा कीजिएगा। मैं अपना एक निर्णय स्वयं का आपको दे दूंगा जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ। अपन आगे इसमें बढ़ते हैं। और देवेन जी कुछ मामले तो ऐसे थे जिसमें अपीलीय अधिकारी को हमने डीम्ड पीआईओ मान के और शोकॉज नोटिस जारी किए, क्योंकि उसने अपने दायित्व का निर्वहन ठीक से नहीं करके सूचना उपलब्ध कराने में अवरोध उत्पन्न किया था। इस बेसिस पर उसको डीम्ड पीआईओ माना और नोटिस दिया शोकॉज। सर, इस मामले में तो ऐसा था कि उप संचालक जन सूचना अधिकारी और उप संचालक ही उसी पदक्रम का व्यक्ति ही अपीलीय अधिकारी है, और दोनों में आपस अब ऐसे परिस्थितियां हैं, ये उप संचालक लोक शिक्षण विभाग का मामला है और दोनों ही उप संचालक स्तर के अधिकारी। ये एक्ट में साफ लिखा है कि लोक सूचना अधिकारी से वरिष्ठ वरीयता वाला अधिकारी अपीलीय अधिकारी होगा, समान नहीं हो सकता। ये हम जानते हैं सर, लेकिन इसके बाद भी हरकत तो ऐसी है। उसकी सूचना आयोग को शिकायत करना चाहिए और डिपार्टमेंट के हेड्स को भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नरेश कुमार जी, आप क्या शॉर्ट में कहिए अपनी बात। हाँ सर, मैं एक बार ये जानना चाह रहा था कि अगर ये राघव जी सर ये बताते पर्टिकुलर बेस के अंदर कि जो स्टेप ऑफ जो रिट होते हैं क्या क्या स्टेप होते हैं? आए कि स्टेप रिट पिटीशन डालते हैं ना हाई कोर्ट के अंदर, तो आपने पहले रीट बनाई पर्टिकुलर इसमें, फिर वो रजिस्ट्री में जाती है, रजिस्ट्री में जाने के बाद वो फिर वो हियरिंग के लिए आते हैं। राघवन सर हैं, राघवन जी एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट हैं बेंगलोर से। उन्होंने अपना मोबाइल नंबर शेयर किया है, वो आपसे आप चर्चा भी कर सकते हैं। लेकिन राघवन सर थोड़ा शॉर्ट में इनको बता दीजिए कि क्या है रिट पिटीशन दायर करने की प्रक्रिया। See, the writ petition has to be filed under Article 226 and 227. जी सर। If it is a RTI against to that public department, it should be on the public department. It should be against the public department. Yeah, see, your RTI is the commissioner, no? Commissioner only, no? Yes. Yes. No, so you have to make them as a asking regarding the RTI general matter.
I'm asking about the general matter. General matter, who is the opposite party? See, Opposite against the party is the individual, the government writ is not maintainable. Okay. Other party is government department, sir. Sir, kindly provide Yes, me 20 exactly. seconds. Because High Court can give a direction to the against the under article, but any individual to individual, it is not thing. It is not maintainable. Okay, okay, sir. Okay. ठीक Okay, है, thank you. आगे देखें, मनीष देव जी हैं। मनीष देव जी, आपका क्या प्रश्न था? जी सर, आप सबको सादर प्रणाम और धन्यवाद, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे आम जनता को जोड़ रहे हैं। प्रश्न है 20 सेकंड से ज्यादा नहीं लूंगा सर। पहला, अगर किसी राज्य में स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन का एस्टेब्लिशमेंट नहीं है, अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा है, फॉर द रीजन बीइंग दैट द लीडर ऑफ ऑपोजिशन डज नॉट एग्जिस्ट देयर, व्हाट कैन वी डू? वी आर रियली फ्रस्ट्रेटेड ऑन दैट मैटर। आप झारखंड के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे होंगे? जी सर, मैं झारखंड से हूँ। दूसरा सर, झारखंड के परिप्रेक्ष्य में सुप्रीम कोर्ट के डबल बेंच ने एक ऑर्डर पास किया जिसको 15 मार्च तक इम्प्लीमेंट होना है, with the remarks that within 13 days without fail, and sorry, within 90 days without fail, and that 90 day ends on 15th of March. But the appointing authority is not at all, it is just impossible that it will not finish. Now, sir, my question is, they are telling that, okay, the order was passed on 15th of December. So 90 days ends on 15th of March. But it was unfortunate that the Supreme Court went on vacation from 17th of December. And the written order was uploaded on 12th of January. Now, sir, I went through so many clauses, full CPC and everything. I could not find a real submission from any of advocate or judges that what the things will follow. Now, sir, अब ये 15 अप्रैल तक करेंगे या 15 मार्च तक इनको करना चाहिए? The order was passed on 15th of December. It was uploaded on website on 12th of January, and written order was received by the department on 15th of January 2023. See, one second is here. I want to ask you that this certified copy of the order, when it was been, in which date it was been released? Are you opening the certified copy of the order? Sir, I was clear. It was an open court. It was an open court in Supreme Court with the topmost lawyers. The order was passed. Sir, kindly give me 3 seconds. Yes, the order was passed on 15th of December with clear indication, with clear order that it has to be completed within 90 days from today, without fail. From today, without fail. On 15th of December, it was passed. Yes. But the court went on vacation, and it was uploaded on Supreme Court website on 12th of January, sir. And written order. No, sir, one you are not understand. I got your point. Forget about the uploading in the Supreme Court website. Forget about that. See, whether your advocates, as on 15th or whatever the 15th December, when the event it was been verdict has been pronounced in the open court, same day if they are being procured, because same day means 2 days it takes. They have to apply, literally apply the copy of the order. And suppose if it is a today, that same advocate, you have to take the certified copies of the order and you have to submit it to the day, that particular whoever is the day. Whether are you done on that particular day? See, sir, sir, yes, sir. We tried for that, but none of the Department of Jharkhand, JSSC, JPSC is ready to acknowledge that. We are of the view that the court must have given that, but we are not in possession of any such things. Hello. Hello. Hello, sir. Am I audible, sir? Yeah. Now you are audible. हाँ सर, we tried. ये थोड़ा क्लियर करेंगे कौन से सन में पास किया? आप दिसंबर जनवरी तो बोल रहे हैं, लेकिन सन कौन सा है? पिछले 2022 का बता रहे हैं। हाँ जी सर, 2021 22 का है सर, 22 का है। और अभी 15 मार्च को इनके हिसाब से 90 डेज पूरा हो जाएगा। तो विभाग को जिसको आदेश दिया है
वो 90 डेज इनका कहना है कि 15 दिसंबर से काउंट होगा, या जब ऑर्डर अपलोड हुआ है 12 जनवरी 2023 को तब से होगा। तो इसमें क्लियर है, जब से ऑर्डर पास, जिस दिन ऑर्डर पास हुआ है उस दिन से होगा। अपलोड का तो इसमें कोई सवाल नहीं पैदा होता। और आदेश क्या दिया है नियुक्तियां करने का सूचना आयोग ने? हाँ हाँ, कि मतलब इसमें सुप्रीम कोर्ट का सूचना आयोग ने से सुप्रीम कोर्ट ने दिया सर। हाँ, नहीं, ऑर्डर क्या दिया है स्टेट गवर्नमेंट को? within 90 days from today, without fail, you have to complete the complete appointment process. This order was passed on 15 December 2022. What? Appointment process of what? You mean the information commissioner, I mean chief information commissioner in Jharkhand, or something else? No, sir. The order was passed by the Supreme Court asking the appointing authority to complete the process. It is not what kind of process to complete? What kind of process? Appointment process. Appointment process. Appointment of whom? Teachers, sir. Teachers. ओके, टीचर का। हाँ चलिए ठीक है, तो चलिए ठीक है, इनका लीगल टीचर का है। तो अभी वही है, राघवन जी ने जिस तरह से बताया है आपको, वो 15 दिसंबर से ही काउंट होगा, अपलोड का नहीं होगा। वो जिस दिन से उन्होंने पास किया उस दिन से होना चाहिए। और देखिए एक बात शिवानंद जी, एक लीगल एस्पेक्ट क्लियर कर दें, ये जो भाई झारखंड के उठा रहे हैं मामला, कि झारखंड गवर्नमेंट ने ये दलील दी है सुप्रीम कोर्ट में कि हम नियुक्तियां इसलिए नहीं कर पाए सूचना आयोग के मामले में कि वहाँ नेता प्रतिपक्ष विधानसभा में नहीं है, कोई तय नहीं हो पाया। दिस इज रिगार्डिंग आरटीआई सर। सर दिस इज रिगार्डिंग आरटीआई। इट इज वो आरटीआई में, लेकिन ये तर्क हम ये क्लियर करना चाह रहे हैं कि ये तर्क मान्य नहीं है कि विधानसभा में विपक्षी पार्टी इतनी सीटें नहीं जीत पाई क्योंकि उसके नेता को विपक्ष के नेता का मान्यता दी जा सके, इसलिए विपक्ष का नेता नहीं है। तो वो इस आधार पर नियुक्ति करने से सूचना आयोग में झारखंड सरकार मना करती रही है, जबकि आरटीआई एक्ट में ये स्पष्ट है कि विधानसभा संसद में सबसे बड़े विपक्षी समूह का नेता, जो भी सबसे बड़ी विपक्षी, उसका नेता को उसमें चयन समिति में नियुक्त किया जाएगा। तो नेता प्रतिपक्ष होना आवश्यक नहीं है। अभी जैसे लोकसभा में कांग्रेस के नहीं है स्थिति में कि उसका नेता प्रतिपक्ष घोषित किया जाए, तो भी उनका जो भी विधायक संसद दल का अध्यक्ष है वो केंद्रीय सूचना आयुक्त की चयन समिति में होता है। Yes, sir, absolutely. This was my second question. I have put two questions, sir. This was my second question. कि ये झारखंड सरकार बोलती है एलओपी नहीं है, तो हम कैसे अपॉइंट कर दें एसआईसी? उसी का जवाब दिया है, उसी का हमने जवाब दिया है। एक्ट में पढ़िए, वो एक्ट के खिलाफ बोल रही है, वो तर्क मान्य नहीं है, उसको चैलेंज किया जा सकता है। जी सर। सबसे बड़ा विपक्षी समूह कहा गया है, नेता प्रतिपक्ष नहीं। आरटीए की किताब में जो चयन समितियां बनेगी मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्तियों के लिए भारत सरकार के स्तर पे, राज्य सरकार के स्तर पे, उनमें कौन कौन होंगे उसमें साफ लिखा है कि एक मुख्यमंत्री अध्यक्ष होगा या प्रधानमंत्री। ये पॉइंट क्लियर हो गया सर, ये पॉइंट क्लियर मंत्री होगा जी सर, और एक सबसे बड़े विपक्षी समूह का नेता होगा। जी सर, पॉइंट क्लियर हो गया सर। थैंक यू सो मच सर। सर आपसे सर 5 सेकंड सर, आपसे 5 सेकंड पहले पॉइंट पे एक बार और लेना चाहूंगा पुनः। सर ये जो डेट ऑफ पासिंग ऑर्डर एंड रिसीविंग, ये लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में तो सर मैंने पढ़ा है, मैं भी पंजाब यूनिवर्सिटी के लॉ कैंपस से पढ़ा हूँ, तो जानकारी है सर थोड़ी बहुत। लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में तो ये चीज होती है कि जिस दिन हमने एक्सेप्ट किया और एक्सेप्टेंस कब डिलीवर हो गया, वो बात में डेट मैटर करता है। लेकिन ये जजमेंट या ऑर्डर जब कोई कोर्ट पास करता है तो रिसीव कब कर रहा है दूसरा पार्टी, या जिस दिन डिलीवर हो रहा है जजमेंट या ऑर्डर, या जिस दिन रिसीव कर रहा है, दोनों में से किसको माना जाएगा सर? हम लोग बहुत इससे 1 महीने का अंतर, आप ये एक्चुअली झारखंड सरकार ये चाह रही है कि बहाली को पूरी तरह से खत्म कर दे हम लोग। See, from the date of receipt of the Honorable Supreme Court order. Yes. From the date of receipt of the Honorable, see, suppose agar 1st January 2023, if the department is received the order, even though their counsels, their advocate, government advocate would have been informed, but from the date of the receipt of the hard copy of the order, from there. So this is can you give any section, sir, under CPC or any other? No, or any order, sir, court order? Because yes, I'm also of your view, sir. But we want that I want my
my clients want, sir. Limitation. See, limitation, Right, law of limitation. right, sir. In the article, it is there. In the law of limitation, you can see that from the date of receipt of the order. It is regarding to law of contract, sir. No. See, law of contract is a different and order is a different. Don't Yes, sir. mingle Yes, sir. I have this doubt, sir. Actually, I want clarity on this matter only. For the reason being of law of contract is clear that when the order is received, from that day we will count. But for Yes, both the the day order, inclusive. See, when it is come to the any court order, both the day will include. See, suppose 1st of January 2023, 90 days means it is 31st of March 2023. So Right, both the sir. days included. So they got the time till 31st of March 2023. But okay. some days, because February 28 days is there. Okay, 1 day or 2 day will increase because Okay, 28 days February. No, sir. मनीष जी, आगे जी मनीष सर। जी, इसमें डेट आप रिसीप्ट है, क्लियर है। जिस दिन आपको आदेश की प्रति आपको हार्ड कॉपी प्राप्त होती है, उस दिन से उसको काउंट करेंगे। तो मतलब 15 अप्रैल सर, मतलब ये अप्रैल तक। हाँ, मतलब 15 अप्रैल उसमें जाएगा। 12 जनवरी को यदि उन्होंने प्राप्त किया है तो वो काउंट किया जाएगा। क्योंकि जब ऑर्डर हमें प्राप्त ही नहीं हुआ तो ऑर्डर हमारे विरुद्ध है, आप हमारे पक्ष में जो भी हुआ है उसकी हमें जानकारी नहीं है, तो कैसे काउंट होगा? वो सीधी सी बात है। एडवोकेट जनरल प्रेजेंट है सर गवर्नमेंट के वहाँ पे। प्रेजेंट है, वो खबर दिया रहेगा, मगर तो ऑर्डर तो देने का ना, हार्ड कॉपी ऑर्डर के बिना वो कैसा, गवर्नमेंट का है ना, वो भी दैट इज स्टेट, इट इज अ सुप्रीम सॉवरेन ऑफ द स्टेट। हाँ सर, वो ठीक है, बट 15 from 15 December the court was on vacation. Mr. Shah, honorable justice was on vacation for the 15 days, so he could not sign the application. Was the reason. See, but that is what that 15 days also will be the thing is what lesson hard copy when it comes. That is the day it takes. See, that is you cannot able to that relaxation cannot be given, because without order how you can able to take it. Usually what will happen, all the orders has been that's what when you are usually what we do means the day order is pronounced, immediately we apply the certified copies. Sir, can we find any clause under any written law in India that from the date of order received by date of order passed by any lower court to Supreme Court will count from the date of order received? Sir, are we what I find is we are apprehending the law of contract in respect of everything. This is I don't find it. When the court proceeding comes, see, contract is not a thing. Court proceedings comes, it is a law of the thing. You have this high court rules and practice is there, trial court rules and practice is there. Please refer that. I have gone all through this, sir. I could not find there that. It is definitely it is there. So if you want to appeal, when you want to challenge, then it is there. We will discuss it separately next time, and you can also get the number from advocate Mr. M. Raghavan ji, and he will give you some details and citations if he has for your I mean to this case. तो अभी हम पढ़ेंगे आगे, और प्रवीण जी हमारे बीच में, प्रवीण जी इस कार्यक्रम को हम संपन्न करेंगे। आपको कुछ बात इसमें रखनी है तो कृपया अपनी बात रखें और इसको प्लीज कंक्लूड करें।